बीए थर्ड सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया कि आपका कोर्स का आउटलाइन सेमेस्टर सिस्टम में जो चल रहा है उसमें प्रथम प्रश्न पत्र के माध्यम से आप किन विषय के किन आयामों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनको समझने के बाद आप में कौन सी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, आपके अंदर कौन सी समझ विकसित होगी। तो भारतीय राजनीति के जागरूक मतदाता भारतीय राजनीति की व्यवहारिक पहलुओं की एक गहरी समझ ले करके आप आगे बढ़ेंगे। और ये देखा जाए तो आपके राजनीति विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों में से एक है। तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको हम लोगों ने लगभग आधा खत्म कर लिया है। मैं बात करता हूँ द्वितीय प्रश्न पत्र की, जो कि प्रैक्टिकल है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है फील्ड स्टडी ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेस, समाज विज्ञान में क्षेत्रीय अध्ययन की परंपरा। आप थोड़ा सा विचार करके देखें ये प्रश्न पत्र आखिरकार आपको क्यों दिया गया। क्योंकि आमतौर पर बच्चे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद रिसर्च में जाते हैं, पीएचडी में जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एनईपी में अगर 3 साल आप करते हैं तो डिग्री लेते हैं, 4 साल करते हैं ग्रेजुएशन तो डिग्री विद रिसर्च मिलती है। तो डिग्री विद रिसर्च मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आप ग्रेजुएशन 4 साल का करने के बाद सीधे पीएचडी में एनरोल्ड हो सकते हैं। तो पीएचडी में एनरोल्ड होने के लिए किसी भी सामाजिक विज्ञान की समस्या पर अध्ययन करने के लिए या शोध करने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है कि शोध की बेसिक समझ आप में हो। किसी सामाजिक विज्ञान की किसी प्रॉब्लम पर आप शोध करने के लिए शोध करने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो जरूरी टूल्स हैं, उनकी समझ हो। और इसी को ध्यान में रख करके बीए पॉलिटिकल साइंस के बच्चों में थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के लिए ये पेपर रखा गया है। और इसके सिलेबस में क्या है? इसके सिलेबस में है कि मूल्य क्या है, तथ्य क्या है, सामाजिक अध्ययन क्या है, और इस प्रकार की पद्धतियों का विकास कैसे हुआ। अब इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, मुझे संक्षेप में आउटलाइन देनी है, क्योंकि विगत दिनों में मैंने बहुत विस्तार से आपको लेक्चर के माध्यम से बातों को समझाया है, रखा है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 20वीं शताब्दी के मध्य से राजनीति विज्ञान में आधुनिकता की प्रवृत्तियों का विकास होने लगा, जब वाल्टर बैजहार्ट ने 1867 में द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी। इसी प्रकार से जेम्स ब्राइस के द्वारा द अमेरिकन कॉमनवेल्थ का प्रकाशन 1888 में किया गया और जिसमें उसने तथ्यों पर बड़ा जोर दिया। इसी प्रकार से 1903 में शिकागो विश्वविद्यालय में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना उस दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। 1908 में आर्थर बेंटले की प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ग्राहम बेलास की द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं, क्योंकि इन पुस्तकों के टाइटल पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो टाइटल क्या है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, राजनीति में मनुष्य का स्वभाव। दूसरा टाइटल क्या है? आर्थर बेंटले की किताब का द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के चलने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि हम सिद्धांत के बाहर निकल करके उसकी प्रक्रिया पर फोकस कर रहे हैं। राजनीति में मनुष्य का स्वभाव कैसे राजनीति को प्रभावित करता है, इस पर फोकस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस बात को भी फोकस में ले रहे हैं कि अब राजनीति केवल सिद्धांत की सीमाओं तक रह करके सीमित नहीं रह सकता, बल्कि राजनीति को व्यवहारिक धरातल पर आम जनमानस के बीच जाकर के ही समझना ठीक होगा। क्योंकि राजनीति वस्तुतः राज्य की परिधि तक ही सीमित नहीं है। राज्य का मतलब ये थोड़ी है कि राज्य संप्रभुता, शक्ति, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट या कुछ विचारधाराएं, यहां तक राजनीति नहीं सीमित है, बल्कि राजनीति को वस्तुतः प्रभावित करने वाला जो मूलभूत तत्व है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, वो उस देश का जनमानस है। और जनमानस की राजनीतिक संस्कृति है, जनमानस की महत्वाकांक्षाएं हैं। अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था से आम जनमानस की आशाएं और अपेक्षाएं हैं। सरकारें जनता की आशा और अपेक्षा के अनुरूप निर्णय लेती हैं।
तो सरकार दरअसल क्या करती है? सरकार जनता की आशाओं के अनुरूप काम करती है, और हम जनता को अपने अध्ययन में शामिल न करें, केवल सरकार को शामिल करें, तो वो राजनीति की जो समझ होगी हमारी आधी अधूरी होगी। इस बात को ध्यान में रख करके आधुनिक काल में आते आते 1925 में चार्ल्स मेरियम, जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति में नए पहलू। और उस नए पहलू के अंतर्गत या उस किताब के अंतर्गत चार्ल्स मेरियम के द्वारा कहा गया कि अब वो समय आ गया है जबकि मुझे राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त अब तक चली आ रही परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के स्थान पर नूतन और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना होगा। समझ आ रही बात? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि चार्ल्स मेरियम पहली बार ये कह रहा है कि अब मुझे राजनीति में परंपरागत और घिसी पिटी काल्पनिक अध्ययन पद्धतियों को रिप्लेस करना है वैज्ञानिक पद्धति से, और हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से राजनीति में नए सिद्धांतों की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अनेक विचारक है, रॉबर्ट डहेल का नाम आता है, हेरल्ड लासबेल का नाम आता है, स्टीफेन एल वास्बी का नाम आता है, कई सारे विचारक आए। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बदली हुई परिस्थितियां थी विश्व की, उसके बाद जो राजनीति विज्ञान की एक या राजनीति शास्त्र की एक विषय के रूप में जो अवस्थिति थी, जो परिस्थिति थी, उसको लेकर के इन विचारकों ने गंभीर चिंतन किया। और उसी समय अमेरिका में एक राजनीतिक सिद्धांतकार हुए जो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत मुखर तरीके से सक्रिय थे। उन्होंने 1953 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक व्यवस्था नाम से ये पुस्तक बहुत फेमस है, 1953 में प्रस्तुत हुई। और इस पुस्तक में पिछले 1.5 शताब्दी से जो नूतन प्रवृत्तियां राजनीति विज्ञान में स्थान लेना चाह रही थीं, उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से एक साथ स्थान ले लिया। जिसे दुनिया अब तक राज्य कहती चली आई, डेविड ईस्टन ने उसे राजनीतिक व्यवस्था का नाम दिया। कहा राज्य शब्द पारंपरिक शब्द है, संकीर्ण अर्थ ध्वनित करता है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था के रूप में एक महती शब्द है, एक व्यापक अर्थ और राज्य के एक व्यापक आयाम को प्रस्तुत करता है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से नई संकल्पना, वैज्ञानिक संकल्पना की ओर कदम बढ़ाए। और इसी पुस्तक में व्यवहारवाद, जिसको आप लोगों ने व्यवहारवादी आंदोलन के रूप में पढ़ा है, व्यवहारवादी आंदोलन के 8 आयाम उन्होंने बताए। और ये बताया कि अगर हम मूल्य के स्थान पर तथ्यों को अध्ययन का आधार बनाएं और आम जनमानस के व्यवहार के आधार पर सिद्धांत के निर्माण का प्रयास करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति शास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों में भी हम वैज्ञानिक सिद्धांत स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। तो राजनीति शास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान में या समाज शास्त्र में या समाज विज्ञान में वैज्ञानिक सिद्धांत के विकास की एक ठोस पहल 50 के दशक में अमेरिका से शुरू होती है और वो बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैलती है। और व्यवहारवाद में 2 मुख्य बातें हैं, एक मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, दूसरा उस व्यवहार के अध्ययन के आधार पर तथ्यों का संकलन, तीसरा उन तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर सिद्धांत की प्रस्थापना, और चौथा उसमें अपने मूल्यों के समावेश पर प्रतिबंध। ये कुछ 4 बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके सिद्धांत निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू हुई। इसीलिए इस दौर में जो चीज़ एक चैप्टर के रूप में उभर करके आती है वो है वैल्यू फैक्ट डाइकोटॉमी, तथ्य मूल्य विवाद। पिछले दिनों बहुत विस्तार से आपको तथ्य मूल्य विवाद के बारे में समझाया गया है कि मूल्य क्या होते हैं और तथ्य क्या होते हैं, तथ्य के आधार पर क्यों वैज्ञानिक सिद्धांत बनता है, और मूल्यों के आधार पर सिद्धांत में वैज्ञानिकता के अभाव की बात कहाँ से आती है। इस बात को आपको समझाया गया, ठीक है। तो मूल्य व्यक्ति के अंतर जगत के जो वैचारिक कोश है उससे निकले हुए श्रेष्ठ विचारों का समुच्चय है जो सिद्धांतों का आधार बनता है, जिसको इन आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा
किसी व्यक्ति की निजी पसंद या अधिमान्यता कह करके उसे खारिज किया गया। इसीलिए राजनीति विज्ञान में एक नया सिद्धांत भी आया जो कि आप सीनियर क्लासेज में पढ़ेंगे कि राजनीति सिद्धांत का पतन और पुनर्जीवन। राजनीति सिद्धांत का पतन और पुनर्जीवन। जब वो कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन, तो इसका आशय ये है कि हमारी 2500 वर्षों की राजनीति शास्त्र और राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक चिंतन की एक सुदीर्घकालिक परंपरा जो कि सिद्धांत के रूप में पूरी दुनिया को विरासत के रूप में प्राप्त हुई, उसको ये कह करके खारिज कर देना कि वो नितांत अवैज्ञानिक है और किसी कुछ विचारकों की निजी पसंद का मसला है और उस किसी निजी पसंद से या काल्पनिक विचारों से दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको छोड़ करके एक नए युग में प्रवेश करेंगे, वैज्ञानिक सिद्धांत की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो पहलू आपने देखा, एक 2500 वर्ष की विरासत को छोड़ करके आगे बढ़ना, जिसको छोड़ करके आगे बढ़ने की बात हुई उसे कहा गया राजनीतिक सिद्धांत का पतन, और जिस नई दिशा में आगे बढ़ने की कवायद शुरू हुई उसे कहा गया राजनीतिक विज्ञान का पुनर्जीवन। आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि ये 50 का दशक ही है जब आपके इस विषय को राजनीति विज्ञान कहने की परंपरा शुरू हुई। इस विषय को राजनीति विज्ञान कहने की शुरुआत 1950 के दशक से इसी दौर से हुई जब व्यवहारवाद आया। और बात यहीं पर नहीं खत्म होती, बल्कि उस समय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो भी सिद्धांत शास्त्री है, चिंतक है, विचारक है, मनीषी है, वो भी अपने आप को राजनीति वैज्ञानिक कहलाना पसंद करता है, न कि राज दार्शनिक। तो राज वैज्ञानिकों की जो ये परंपरा शुरू हुई, इसको समझना है। तो इसमें जो वैज्ञानिक पद्धति है, उस वैज्ञानिक पद्धति के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे चरण हैं। इस पेपर के माध्यम से हम उन चरणों पर जाते हैं और उन चरण को समझते हैं, सीखते हैं, जिससे कि इस साल जब हम प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करें तो वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करके प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, पर्यवेक्षण, सहभागी पर्यवेक्षण, केस स्टडी इत्यादि का प्रयोग करके, क्वेश्चनर बना करके, उत्तरदाताओं के बीच जा करके, तथ्यों का संकलन करके और उसकी रियल टाइम एनालिसिस करके हम अपने निष्कर्ष को प्रस्थापित करें, जिससे कि हम मौलिक शोध प्रस्तुत कर पाएँ, ओरिजिनल चिंतन दे पाएँ। हमें अपनी उन आदतों से बाहर निकलना होगा जब हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने में कई बार इंटरनेट या किताबों से टिकटो कॉपी करने की ओर आगे बढ़ते हैं। वो एक स्वस्थ बात नहीं है। विद्यार्थी को सीखने का दौर है और सीखने के लिए हमें प्रयास करना होगा कि हम लकीर के फकीर न बने। इंटरनेट से आंकड़े बेसिक और सैद्धांतिक लें लेकिन जब हम अपने निष्कर्ष प्रस्थापित करें तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमने सर्वे करके, क्षेत्रीय अध्ययन करके क्या डेटा जुटाए हैं और उन डेटा का विश्लेषण करके हम किस प्रकार के निष्कर्ष स्थापित कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस साल 75 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होगा, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर मिल करके आपका एग्जाम लेंगे। उसमें जो बेस होगा आपका, ये प्रोजेक्ट वर्क होगा। और प्रोजेक्ट वर्क न केवल आपको मौलिक आधार पर तैयार करना है, बल्कि उसे अच्छी तरीके से तैयार करना है। और इस तरीके से 75 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आप अपने अंक जुटाएंगे और जो 25 नंबर का इंटरनल होगा वो आपको इंटरनली दिया जाएगा और उनके मानक भी वही होंगे जो फर्स्ट पेपर में होंगे, जिनकी चर्चा हम पहले कराएं। तो इस हिसाब से 15 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए मैं सभी बच्चों का आह्वान करता हूं कि वो अपने परीक्षा की तैयारी की दिशा में सीरियसली लग जाएं। चाहे वो नोट्स बनाने की बात हो, चाहे प्रोजेक्ट बनाने की बात हो, चाहे वो दोनों असाइनमेंट बनाने की बात हो, वो 15 अक्टूबर तक इस तैयारी को अवश्य पूरा करें। और हमारी सद्भावनाएं और शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।